तो अब सबसे बड़ा सवाल आज की स्थिति में अब आगे क्या होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कल स्पेसिफिकली कह चुके हैं कि भारत की तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में जो आतंकी जमीन है उसे ध्वस्त किया जाएगा और उसके साथ साथ अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय इस तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो तीन सवाल हम हमारे मेहमानों के सामने रखेंगे और उस पर चर्चा शुरू करेंगे। पहला सवाल, क्या भारत को पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्या करना होगा आज की स्थिति में? पाकिस्तान से आतंकवाद को मिलने वाली मदद कैसे खत्म होगी, उस पर परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा? और तीसरा सवाल, आज की स्थिति में भारत के पास क्या विकल्प बचे हैं, क्योंकि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक भारत कर चुका है, इसके बाद एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से किए जा चुके हैं और अब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी किया जा चुका है। अब भारत के पास क्या विकल्प बचे हैं? शुरुआत करेंगे हमारे साथ में डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस के तरफ से भी अपनी भूमिका रखेंगे और उसके साथ साथ कुछ विशेषज्ञ भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सरकार ने एक इस तरीके से रवैया रखा, विपक्षी पार्टियों के सामने साफ शब्दों में कहा कि हां उनसे इंटेलिजेंस गैदरिंग में कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन इसके आगे विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को वादा किया है कि जो भी कदम उठाया जाएगा सरकार की तरफ से, विपक्षी पार्टियां उनके साथ में रहेगी, पूरा देश उनके साथ में है। आज की स्थिति में तीन विकल्प हमने सामने रखे थे, सरकार किस तरीके से कदम उठा सकती है, क्या ऑप्शंस भारत के सामने नजर आ रहे हैं? देखिए साहिल जी, जैसा आप कल की मीटिंग के बारे में कह रहे थे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन पॉलिटिकल पार्टी से जो अपोजिशन में है कि देश के खातिर वो सब एक साथ खड़े रहे और यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथ होती है और उस यूनिटी को दिखाया। तो वो एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टीज का बिहेवियर था, उसके लिए बधाई के पात्र है। अब बात मैं करता हूं, देखिए जिस तरह का जघन्य अपराध किया है पाकिस्तान ने, उसने सिर्फ देश को चैलेंज नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों को जो कहीं ना कहीं जो है वर्गलाया है, 140 करोड़ भारतवासियों को उसने कहीं ना कहीं चैलेंज किया है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले डिप्लोमेटिक वार किया, आपने देखा, चाहे जो करीबी इस्लामिक देश थे जैसे सऊदी अरब, जैसे कुवैत, जैसे यूएई, उसने उसका साथ छोड़ दिया पाकिस्तान का और भारत के साथ इस तरह के जघन्य अपराध के खिलाफ खड़ा रहा और टेररिज्म के खिलाफ भारत की जो मुहिम है उसके साथ खड़ा रहा। दूसरी तरफ हमने इकोनॉमिक वार किया और वो इकोनॉमिक वार में आप देखिए जैसे सिंधु जल का जो है उसको हमने कैंसिल किया और अबेंस में डाला और उसकी तरह के और भी कई जो मेजर्स लिए, 5 मेजर्स, उससे सीधे सीधे इकोनॉमिकली वीक पाकिस्तान होगा। और अब जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बस उसी का इंतजार है। किसी वक्त किसी समय भी पाकिस्तान को तोड़ना और उसको नस्त नाबूद करने का जो इरादा हमारा है उसको अंजाम देने का काम कुछ कहीं किसी वक्त किसी पल भी हो सकता है। और पाकिस्तान, आप देखिएगा इस बार पाकिस्तान को जो सबक हम सिखाएंगे, पाकिस्तान दोबारा इस हरकत को करने पर कभी नहीं सोच पाएगा, इसलिए कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को टूटा फूटा और कई टुकड़ों में दिखते हुए देख रहा है। और भारत इस बार इस मौके को नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि पाकिस्तान ने जिस तरह का अपराध किया है और एक निहत्थे भारत के पर्यटकों पर जिस तरह से गोलियों को बौछार किया है, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। और इसलिए आदरणीय पूरे देश को इंतजार है स्पीच मिली और जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो रियलिटी में किस तरीके से एक्शन होगा, इसको लेकर पूरे देश को इंतजार है। अतुल लोंडे पाटिल, विपक्ष ने वादा किया है सरकार को कि उनके साथ में हम खड़े हैं, देश के साथ में खड़े हैं, जिन पर अटैक हुआ उनके साथ में खड़े हैं। क्या उम्मीद सरकार से विपक्ष की उनके खिलाफ? अतुल लोंडे पाटिल। सैयद भाई रुक जाए तो फिर मैं बात करूं। सैयद जफर रुक जाए तो मैं बात करूं। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज सुन रहे हैं, बोलिए। सीधा प्रश्न है, अभी ये कोई बीजेपी और कांग्रेस की कोई बात नहीं है, अभी भारत है, अभी भारत है और हम सब भारतीय है। और इस संकट की घड़ी में जो राष्ट्र पे संकट आया है उसमें हम सब भारतीय करके एक साथ में खड़े हैं। ये दो टूक जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मैसेज कल की जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें से गया है, उसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन अभी निर्णायक भूमिका जो है वो सरकार को लेनी है। सरकार जो भी भूमिका लेगी, सरकार जो भी कड़ा से कड़ा स्टैंड लेगी, उसमें कांग्रेस पूरी ताकत से सरकार के साथ खड़ा ही है। आज तक इस तरह से निहत्थे पर्यटकों पर हमला करना, ये अगर पाकिस्तान को लगता है या जो भी टेररिस्ट लोग हैं जिनके पीछे उनके आका खड़े हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इससे भारत को डरा देंगे, तो भारत एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, पावरफुल स्टेट है
और अपनी रक्षा करना, सुरक्षा करना और प्रतिवार करना भारत जानता है और भारत ने कई बार ये करके दिखाया है। आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान टूटा हुआ है, आज उसे ये सबक सिखाना जरूरी है कि ऐसी बार बार जो हिमाकत हुई है, संसद पे हुई है, अक्षरधाम पे हुई है, पहलगाम में हुई है, पुलवामा में हुई है, उरी में हुई है, जगह जगह अलग अलग टाइम पर उन्होंने जो किया है, मुंबई पे हुआ है। तो अभी बहुत इनफ इज इनफ, ये जो है ये वक्त आ चुका है। पूरी ताकत से विपक्ष जो है, विपक्ष और पक्ष अभी कोई रहा नहीं, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ। अभी हम तो सिर्फ भारत है और भारतीय हम सब है और एक साथ इकट्ठे खड़े हैं। और पूरे सबसे यानी प्रशंसा की बात ये होगी कि आज मजहब भूलकर पूरा देश जो है वो इकट्ठा खड़ा है, सब कह रहा है। और अपने लोगों के लिए जान देने वाले जो अदिल है या फिर जिन्होंने जो जिनके घोड़े थे, मोहम्मद हुसैन, उन्होंने बंदूक छीनने की कोशिश की कि ये मेहमान है, इनको आप मार नहीं सकते, उन्हें भी भून दिया गया है। झंडोली शेख है उधमपुर में, वो मारे गए हैं। ये सब मिलके मजहब भूल के हम भारतीय होके जो लड़ रहे, आज वो भी श्रद्धांजलि के जो है पात्र है, उन्हीं को भी सलाम करना चाहिए कि उन्होंने एकता जो पाकिस्तान को भेजी है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भेजी है, ये भी हमें एज अ कंट्री, एज अ नेशन ये बहुत ज़रूरी था। और ये जो गया है उसके लिए भी सैल्यूट है पूरे कश्मीर के लोगों को, और जो यहाँ से भारतीय गए थे वहाँ पर उन सारे लोगों को एक बहुत अच्छा संदेश गया है। और जो पाकिस्तान ने हिमाकत की या कोशिश की है कि किसी तौर पर विभाजित भारत को हम कर सकते हैं क्या, तो उसे भी एक मुंह तोड़ जवाब भारत की जनता ने दी है। हम सरकार के साथ खड़े हैं। अच्छा लगता है कि जब पक्ष और विपक्ष के निर्णय लेगी, प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय समझदारी के साथ में देश के साथ खड़े होते हैं, खास करके ऐसे वक्त पे जब सचमुच में इन सारी चीजों की जरूरत है, एक दूसरे पर आरोप करने के बजाय। लेकिन उसके बावजूद चर्चा आगे बढ़ाने के पहले एक जल्दी से मुझे एक जवाब चाहिए सैयद जफर इस्लाम से, क्योंकि कल सरकार ने यह बात भी मानी है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग में कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसके सुधार को लेकर भी सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी, क्या यह मानकर हम चले? और दूसरी बात, देश में माहौल ना बिगड़े इसके लिए भी सरकार ने साफ वादा किया हुआ है कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी और माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, तो इसकी भी खबरदारी ली जाएगी। जल्दी से सैयद जफर इस्लाम, उसके बाद क्योंकि मुझे अलग अलग सिनेरियोज दिखाने हैं, विकल्प दिखाने हैं भारत के सामने क्या है, और उसके बाद राजेंद्र कुमार और पीके श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए, उनके साथ पास भी मुझे जाना है। सैयद जफर इस्लाम। देखिए पूरा देश एकजुट खड़ा है, एक साथ खड़ा है। ओवैसी साहब जैसे लोग भी जो इस तरह की बेबुनियादी बात करते हैं, वो भी आज काला पट्टी बांधे हुए दिखे और पाकिस्तान की मजम्मत करते हुए दिखे। इससे समझ में आता है कि पूरा देश एकजुट इस चीज के लिए बिल्कुल सरकार के पीछे खड़ा है कि जवाब देना है, मुंहतोड़ जवाब देना और डिसाइसिव एक्शन लेना है। लेकिन इससे देश के अंदर में कोई अंदरूनी मामला बिल्कुल खराब नहीं हो सकता, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी समुदाय का, किसी में आस्था रखता हो। उसके लिए देश सबसे ज्यादा सर्वोपरि है और देश के को किसी ने आंच आने की कोशिश की है, इसलिए उनके आंखों को निकाल देना और उनको टुकड़े टुकड़े कर देना, ये हमारा कर्तव्य है। और वही कर्तव्य निभाने के लिए पूरी देश की जनता खड़ी है सरकार के सामने। जहां तक सवाल है, आपने कहा कि सिक्योरिटी लैब की आगे देखिए, कुछ ये तो इंट्रोस्पेक्शन, ये बाद में ये बात इन्वेस्टिगेशन की बात है। अगर इसमें कुछ भूल हुई है, अगर सरकार ने ऐसा कहा है, आप कह रहे हैं अंदर की मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं, अगर कुछ हुई होगी तो उसको जाहिर उसका संज्ञान लिया गया होगा और उसमें जो सही उस दिशा में सही काम जो करने की बात होगी वो किया जाएगा। लेकिन देश में आज जरूरी जो है सरकार पर यह दबाव है नाबूद करने के इरादे को पूरे तौर से। इस देश पर टेरर स्ट्राइक किया गया है, उसके बाद सरकार के तरफ से जवाबी कार्रवाई भी 15 दिन के भीतर की गई और इसी के वजह से एक उम्मीद सरकार के साथ में है, सरकार के पास है कि इस तरीके की कार्रवाई कोई हो। लेकिन आज की स्थिति में जो अकल्पनीय की बात की जा रही है, क्या सिनेरियोज भारत के सामने इस वक्त नजर आते हैं, हम इस पर ये सिनेरियोज में सबसे पहले लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि जिससे पता चले कि आखिरकार क्या क्या उपाय, 3 उपाय इस वक्त हमारे सामने दिख रहे हैं। क्योंकि अब तक हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया, पाकिस्तान की धरती में घुसकर वहां पर जो टेरर का तैयारी की जा रही थी, उनको लॉन्चिंग किया जा रहा था, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा था, उसको ध्वस्त किया, उसके बाद एयर स्ट्राइक कर दिया। पहला उपाय, क्या अब मिसाइल स्ट्राइक की घड़ी आ चुकी है, जिसके वजह से आतंकी लॉन्च पैड्स जो है, जानकारी हमारे पास है कि 28 लॉन्च पैड्स इस तरीके से आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं और ट्रेनिंग कैंप जो है सर्वेलेंस के अंदर कम से कम 14 टेरर कैंप्स इस तरीके से सर्वेलेंस के अंदर है। और खास करके बुरीद के और बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, रावलकोट, यहां पर हथियारों की जो ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर सीधे
मिसाइल स्ट्राइक की जाए। हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका रेंज 400 किलोमीटर का रेंज है, पृथ्वी 3 जिसका रेंज 350 किलोमीटर का रेंज है, और उसके साथ साथ राफेल पर स्कैल्प की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर की रेंज। ये एक पहला विकल्प इस वक्त हमारे सामने हो सकता है। दूसरा उपाय जो अब तक भारत ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, बांग्लादेश को आजाद करते समय ये उपाय का इस्तेमाल किया गया था, समुद्री घेराबंदी का, नेवी के जरिए समुद्री घेराबंदी का उपाय किया गया था। खास करके अरेबियन सी में कराची बंदरगाह पर हमला किया गया था, और उसके साथ साथ पूर्व बंगाल के उपसागर में भी इस तरीके से घेराबंदी की गई थी। निशाना इस वक्त कराची और ग्वादर जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, उसकी घेराबंदी की जाए, उसका ब्लॉकेड किया जाए, और जिसके वजह से तेल सप्लाई पाकिस्तान जाने वाली वो कहीं ना कहीं बंद हो सके, और जो सिविलियन कार्गो सप्लाई है उस पर भी उसका असर हो सके। तो एक तरीके से नेवल ब्लॉकेड अरेबियन सी में, पश्चिमी महासागर में, वहां पर अरेबियन सी में, वहां पर अगर हम लोग कर सके तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। नेवी के युद्धपोत उसके लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। और तीसरा उपाय खास करके जो गुप्त अभियान होगा, रॉ या आईबी का इसमें इस्तेमाल हो सकता है, कि जिसके जरिए जो हाई प्रोफाइल टारगेट्स आज की स्थिति में है, भारत जिनको चाहता है कि भारत में आकर जिनको सजा हो और भारत के हाथ से अभी भी दूर है, जिसमें हाफिज सईद का सबसे बड़ा नाम है, मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा नाम है, कि जिनको कंधार हाईजैकिंग के बाद छोड़ दिया गया था, जकी उर रहमान लखवी 26/11 के हमले के मुख्य हैंडलर जिनको कहा जाता है, और दाऊद इब्राहिम जिनको कई साल से 1993 के मुंबई बम धमाकों से पाकिस्तान में पनाह मिल चुकी है, छोटा शकील, टाइगर मेमन, और उसके साथ साथ हाल ही में सैफुल्ला जो टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फोर्स, जिसने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है, उसका सरगना, वो भी पाकिस्तान में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। उनको टारगेटेड किलिंग की तरह किया जाए और उसको उन पर एक्शन लिया जाए। सो ये तीन विकल्प भारत के सामने हैं। इसमें से कौन सा विकल्प, राजेंद्र कुमार हमारे साथ में डायरेक्टर आईबी, और उसके साथ साथ पीके श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव सर, कौन सा उपाय आपको लगता है कि भारत चुन सकता है आज की स्थिति में, क्योंकि इससे पहले एयर स्ट्राइक हम कर चुके हैं और उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी हो चुका है। साहिल, ये सवाल आपने मुझसे पूछा है, तो जी श्रीवास्तव जी, हमें मल्टी प्रोंग अप्रोच लेनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल की जितनी भी लड़ाइयां होती हैं वो कंपोजिट होती हैं, उसमें सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें ग्लोबल रिलेशनशिप्स का भी फायदा लिया जाता है। मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसे फाइनेंशियल अगर फ्रंट पर देखते हैं तो एफएटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फिर से लिस्ट कराना ग्रे लिस्ट में, ये हमारा एफर्ट होना चाहिए। हमारे आप देख रहे हैं कि यूएस से एक $450 बिलियन का पैकेज आ रहा है इनके F-16 के लिए। अगर ये पैकेज नहीं आता है तो F-16 धरे के धरे रह जाएंगे, उनका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। और तीसरा होता है कि आप जो है इनकी घेराबंदी करिए, नेवल ब्लॉकेट से ट्रेड के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। पानी बंद करने की तो बात शुरू हो गई है, और जिस समझौते कि इन्होंने अभी कहा है कि हम उसको अब रद्द करते हैं, उस समझौते से उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि पीओके का रास्ता खोल दिया है। एक बात और कहना चाहूंगा, किसी भी युद्ध के लिए देश का एकजुट होना बहुत जरूरी है, जनशक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप देखिए, इनके यहाँ पाकिस्तान में कोर कमांडर के घरों में घुस के वहां की जनता ने उसको तहस नहस किया था। और इस तरफ देखिए, हमारे यहाँ जो है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, डिस्पाइट ऑल डाइवर्सिटी, दे आर टुगेदर एंड दे आर सेइंग जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेगी हम उसके साथ होंगे। ये 1971 वाला मोमेंट है, जब सब लोग इंदिरा गांधी के साथ थे और आपने रिजल्ट देख लिया था। तो जब तक आप जड़ों को नहीं काटेंगे, जिसके अंदर कई अभियान होंगे, चाहे वो कैंप्स हो, टेररिस्ट कैंप्स हो, या ट्रेनिंग सेंटर्स हो, या बहावलपुर हो, और ये चाहे टेररिस्ट हो, क्योंकि यहाँ चाणक्य नीति का हमें अनुसरण करना पड़ेगा कि जो जड़ें हैं उसमें मट्ठा डालना पड़ेगा, बिना उसके ये नहीं होने वाला है। क्योंकि हमने इसी कहते हैं, चारों तरफ से घेराबंदी करिए, हर तरफ से वो घेराबंदी ऐसी हो। और जहां तक आपने शस्त्रों की बात की, आपने मिसाइल्स के वो दिखाया, मैं मिसाइल मैन रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास हर रेंज की मिसाइल्स हैं। तो पहला हमारा जो काम होगा, जो पॉलिटिकल विल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, अगर हमने आइडेंटिफाइड टारगेट्स दे दिए एंड पॉलिटिकली वी आर गिवन गो हेड, ग्रीन लाइटिंग हैज बीन डन, आप देखेंगे कि आपकी सेना जो है, चाहे वायु सेना हो, थल सेना हो, नभ सेना हो, या स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड हो, जहां पर हमारी ये स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स होती हैं, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। और एक सवाल और उठता है जनता के मन में, क्या हमारी फौजें तैयार हैं? तो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं फौजी रहा हूं, जहां तक तैयारी का सवाल है, वो तो हम हमेशा ही तैयार रहते हैं,
क्योंकि अगर आप ऐसे ऐसे दुश्मनों से घिरे हुए हैं तो तैयारी करना और तैयार रहना ये आपकी जरूरत है। और जहां तक काइनेटिक रिस्पॉन्स का सवाल है साहिल जी, हमने डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स दिया है, ऑलरेडी दे चुके हैं। काइनेटिक रिस्पॉन्स देना हमारी जिम्मेदारी भी है और देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दैट। तीना फैक्टर भी है। मुझे 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 राजेंद्र कुमार जी के पास जाना है ये जानने के लिए कि जो टारगेटेड किलिंग की बात की जा रही है, कि जो हाई प्रोफाइल टारगेट्स है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले श्रीवास्तव जी, मुझे और एक सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि इससे पहले भी जब संसद पर हमला हुआ था तब ऑपरेशन पराक्रम को गो हेड दिया गया था। पूरे साल भर भारतीय मिलिट्री वहां पर एक मोबिलाइजेशन किया गया था पीओके के आसपास, कभी भी हमला हो सकता है, इस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई थी। लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि न्यूक्लियर नेबर है हमारा पाकिस्तान। क्या उसको दरकिनार करके उस तरीके की एक्शन के बारे में सोचा जा सकता है, या आज की स्थिति में यह थोड़ा सा असंभव नजर आता है? श्रीवास्तव जी। साहिल जी, fear is no solution for this kind of labor and fear of confrontation से हमें कोई पीस डिविडेंड्स नहीं मिले हैं। तो हम लोग उस वक्त, जब आप जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, मैं स्वयं फौज में था और हम लोग फॉरवर्ड पोस्ट में चले गए थे जी। और आपसे बताएं, अंदर जो हमारे अंदर जोश था, मैं अपने अंदर के जोश की बात करता हूं, वो ये था कि अब नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमें, इसीलिए मैंने पॉलिटिकल विल की बात की, हमें वो आदेश नहीं मिला। हम एक प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल एयरफोर्स है, प्रोफेशनल नेवी है। हम जो भी करेंगे वो सरकार के आदेश के करेंगे। कोई सरकार का आदेश जो है वो जन आदेश को बताता है और इसकी बहुत ट्रेनिंग होती है। जैसा कि मुनीर, जनरल मुनीर ने कहा, मैं उनको मौलाना मुनीर कहूंगा, मैं उनको जनरल मुनीर नहीं कहूंगा। हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे पाकिस्तानी आर्मी की, पाकिस्तानी एयरफोर्स की, डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल आर्मी के बिहेव करते थे। मौलाना मुनीर ने जिस तरह का संदेश दिया है वो एकदम नॉन प्रोफेशनल है। इसलिए हम मैच्योर रह करके, अपने दायरे में रह करके, और जो अंतरराष्ट्रीय कानून है उसमें रह करके हम बहुत गहरा आघात कर सकते हैं, चाहे वो ट्रीटी हो नहीं, या यही तो वजह है ना। आज की स्थिति में अभी तक भारत ने कदम भी नहीं उठाया है और वहां पर पाकिस्तानी असेंबली में बातें की जा रही है कि न्यूक्लियर नेशन की बात की जा रही है, न्यूक्लियर अटैक की बात की जा रही है। और उसके साथ साथ वहां के रक्षा मंत्री साफ शब्दों में कह रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान इस तरीके की हरकतों में पहले से शामिल था, पिछले 30 साल से शामिल था। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने बिहार की रैली में साफ शब्दों में कहा था कि हमें पाकिस्तान की आतंकी जमीन को मिट्टी में मिलाना है पूरी तरीके से। तो राजेंद्र कुमार, सवाल यहां पर यही होता है सर, कि क्या अब टारगेटेड किलिंग की बात की जा रही है? क्योंकि कई हाई प्रोफाइल टारगेट्स इस वक्त पाकिस्तान में, और कई बार भारत में इसके बारे में सोचा गया है, फिर वो 26/11 के प्रिपरेटर्स हो, मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों की जिनको कंधार हाईजैक के बाद छोड़ देना पड़ा था, और या हाल ही में टीआरएफ जिसका मैंने जिक्र किया, उनके बारे में, उनके जो सरगना है उसके बारे में अगर हम बात करें, क्या ये ज्यादा संभव आपको नजर आता है भारत के लिए आज की स्थिति में, एक कड़ा मैसेज देने के लिए कि आप पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है, कि जो पाकिस्तान में आतंक को पनपने में मदद करते हैं या भारत पर हमला करने के लिए मदद करते हैं, जकीउर रहमान लखवी हो, हाफिज सईद हो या बाकी सारे लोग? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा एक्शन होगा वो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट काइंड का होगा, हर अलग अलग तरीके से होगा। एक एक्शन तो हमारा ये है कि हम जो लोकल काडर था जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो मोहरे थे, उनको ढूंढ निकाले और उनको जो भी करना है करें। अगर तो वो आसानी से सरेंडर करते हैं सरेंडर करें, नहीं तो उनको 72 हूरों के पास भेज दे। एक तो वो है, उनके जो स्पोर्टर्स थे जिन्होंने स्पोर्ट बेस था उनको ढूंढना है, उनको भी एक्शन लेना है, उनके खिलाफ भी जो हर पॉसिबल एक्शन हो सकता है, लीगल एंड पुलिस वो कर जाएगा। एक तो ये एक्शन है। इसके बाद दूसरा एक्शन जो है, बाकी के जो एक्शन है वो थोड़े डिफरेंट किस्म के एक्शन है। सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे श्रोता ने बहुत कुछ बोला है, मेरी इतनी समझ नहीं है, मगर मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान ने कहीं नहीं कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करेंगे। हमने सिर्फ, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम पनिश करेंगे जो परपेट्रेटर्स हैं इस घिनौने काम के, उनको पनिश करेंगे। जो उनके बैकर्स हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी लेवल के, उनको पनिश करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, और इस मैसेज में कोवर्ट एक्शन भी होगा, ओवर्ट एक्शन भी होगा। और एक चीज मैं बताऊं आपको, ज्यादातर आप मीडिया वालों को और जो
नेता लोग होते हैं, खास करके जो नेता पावर से बाहर होते हैं, उनको बड़ा होता है कि जी 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अभी एक्शन नहीं हुआ। ये एक्शन इतना इफेक्टिव होगा और ये एक्शन लेगा कम से कम 2.5 से 3 महीने लेगा। आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि एवरी डे पाकिस्तान इज लूजिंग लॉट ऑफ मनी बिकॉज पाकिस्तान के फ्लाइट्स चल रही हैं, उनके एयर फाइटर प्लेन्स रिकॉनेसेंस कर रहे हैं, उनकी आर्मी बॉर्डर पे चल रही है, हर जगह पे नेवी उनकी परेशान है। तो हर तरीके से उनको परेशान किया जाएगा, उनको पिन प्रिक किया जाएगा, ताकि वो भिखारी मुल्क है, वो भिखारी है और उनका मायदा नहीं है कि वो बहुत दिन तक इसको टॉलरेट करेंगे। तो हमें डिफरेंट इसी बात पर आपने जो बात कही है राजेंद्र कुमार जी, आज की स्थिति में क्या पाकिस्तान इस स्थिति में है? क्योंकि पाकिस्तान असेंबली में जवाब की बात की जा रही है कि हम भी जवाब देंगे, यह भी बात की जा रही है कि अगर आपने सिंधु नदी का पानी रोक लिया है तो यह एक्ट ऑफ वॉर हो गया है, इस तरीके की बात की जा रही है। तो युद्ध की बात वहां से भी की जा रही है, लेकिन क्या सचमुच में पाकिस्तान उसके लिए तैयार है? पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति आज की स्थिति में क्या कहती है, जरा स्क्रीन पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए आज की स्थिति में पाकिस्तान पर 3035 करोड़ डॉलर का कर्जा है जो 15 महीने में उन्हें लौटाना है। 10,000 करोड़ डॉलर कर्जा 4 साल में उनको लौटाना है। आज की स्थिति में इस साल 2200 करोड़ डॉलर कर्ज लौटाना जरूरी है पाकिस्तान के लिए। तो अगर युद्ध होगा तो पाकिस्तान के लिए कितनी दिक्कतें हो सकती है, यह सबसे बड़ी बात यहां पर नजर आती है। पाकिस्तान पर कुल 13,085 करोड़ डॉलर का कर्जा आज की स्थिति में है और जीडीपी के मुकाबले कर्ज का अनुपात अगर हम देखें तो 65.7%। फिर से आंकड़ा याद करिएगा, 65.7% कर्जा आज की स्थिति में जीडीपी के अनुपात में पाकिस्तान पर नजर आ रहा है। और अप्रैल में 1 करोड़ पाकिस्तानी खाद्य संकट से भी जूझ रहे हैं। तो ऐसे में किस मुंह से पाकिस्तान युद्ध की बात कर रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल यहां पर रहता है। और इसीलिए यह चर्चा हम यहां पर कर रही है कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान कहां पर आकर रुकता है। लेकिन मुझे एक अंतिम में एक सवाल हमारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के सामने रखना है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री रशिया में को कह चुके हैं कि अब वो वक्त चला गया कि युद्ध से सारे फैसले हो सके या मामला सुलझाया जा सके। तो क्या सचमुच में जिस तरीके से राजेंद्र कुमार जी कह रहे थे कि युद्ध की बात की ही नहीं है भारत ने, लेकिन उसके बावजूद सबक सिखाने की बात की जा रही है? अतुल लोंढे पाटिल, पहले आपका जवाब और उसके बाद जफर इस्लाम बात करेंगे जल्दी से। देखिए साहिल जी, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, इट्स अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम सामाजिक दृष्टि से एक है, प्रादेशिक दृष्टि से एक है और हम काफ़ी जिम्मेदार राष्ट्र है। वो ना तो प्रादेशिक दृष्टि से एक है ना सामाजिक दृष्टि से एक है। आर्थिक तो ताकत वो कभी थी ही नहीं, और जिस तरह से उन्होंने अपने आपसी मतभेदों में खुद को तोड़ मरोड़ कर रखा है, तो हमारी उनकी तुलना नहीं हो सकती है। सवाल यह है कि हम कब तक झेले और हमारा आम आदमी कब तक ये चीजें झेले। इसीलिए आज कब तक झेले? जफर इस्लाम, हर वक्त जल्दी से, 20 सेकंड बाकी है मेरे पास, जल्दी से आपका जवाब। देखिए साहिल जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब तक जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया या एयर स्ट्राइक किया वो हमने आतंकी के ठिकानों पे किया, आतंकियों के ठिकाने पे किया। इस बार मैं आपको वाजे कर तौर पे कह रहा हूं साफ लफ्जों में, ये पाकिस्तान पे वार होगा। हम इस बार पाकिस्तान को नस्त नाबूद करने जा रहे हैं। ये वार जो है, ये जो एक्शन होगा, डिसाइसिव एक्शन, वो पाकिस्तान के खिलाफ होगा, सिर्फ आतंकियों के खिलाफ नहीं। उनके हैंडलर, उनको पोसने पालने और उनको सिर्फ आतंकियों के खिलाफ नहीं तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होगा। 3 विकल्प इस वक्त हमारे सामने यहां पर नजर आ रहे हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सरकार की तरफ से चुना जाता है, यह देखना सबसे बड़ी चुनौती होगी आज की स्थिति में। और सरकार को चुनने में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सरकार के सामने कि आखिरकार उन्हें क्या करना है। उसको लेकर तमाम बैठकें दिल्ली में भी चल रही है। आज की स्थिति में विपक्ष कह चुका है कि हम सरकार के साथ में खड़े हैं। आगे चलकर इस पर क्या एक्शन होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल